जब आपका ना, आप इतना बड़ा जर्नल बनाने के बाद उसका लेजर बनाओगे, पहले तो हम जर्नल में ही गलतियां कर लेंगे है ना सर। जर्नल में गलती करने के बाद फिर भी हमने कोशिश करी क्या बनाने की, लेजर बनाने की। जब हम लेजर बनाएंगे ना, उस लेजर में भी बेटा आपकी गलती हो सकती है। बेटा जब उस लेजर में गलती होगी ना, उसको चेक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस। मतलब लेजर में हमसे कोई, देखो ध्यान रखना, लेजर में हमसे अगर कोई अर्थमेटिकल एरर होगा, उसको आपका ट्रायल बैलेंस बता देगा। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ कौन सी गलती बताएगा, अर्थमेटिकल। कि भाई साहब जो आपका दिमाग का हलवा बना था प्लस माइनस करने में, आपने 2+5+7 19 लिख दिया, है ना। तो एक्चुअल में होना चाहिए था 14। तो बट क्या होता है, कई बार दिमाग ऐसे ही चलता है। तो अगर आपसे इतना बड़ा लेजर बनाने में कोई गलती हो गई, उस गलती को जो रेक्टिफाई करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस। तो सर क्या ट्रायल बैलेंस का एक ही पर्पज है, सर सबसे बड़ा पर्पज तो यही है कि भाई अगर आपसे कोई अर्थमेटिकल एरर हो गया है, तो उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। बस इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्टिव हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के। तो लिखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, लिखो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो लिखो ट्रायल बैलेंस। तो लिखो इट इज अ स्टेटमेंट, it is a statement prepare on a particular day, it is a statement prepare on a particular day to know, it is a statement prepare on a particular day to know arithmetical, to know arithmetical accuracy of, it is a statement prepare on a particular day to know arithmetical accuracy of, arithmetical accuracy of books of account। बेटा ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जो कि एक पर्टिकुलर डे को बनती है। क्यों बनती है, टू नो द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ध्यान रखना। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ कौन सी एक्यूरेसी चेक होती है सर, अर्थमेटिकल। ध्यान रखना, आपने कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल एरर करा होगा ना, उसको नहीं सही बता था। एक बात बताओ, सैलरी पे करी मोहन को, तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी, सैलरी टू कैश, बट बच्चे के दिमाग में आया मोहन टू कैश, तो बच्चे ने कर दी मोहन टू कैश। गलती हुई है नहीं हुई है, क्या इस गलती को ट्रायल बैलेंस बता सकता है, आंसर इज नो। आपने फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर, दिमाग में घुस गया, सर ने बोला था परचेज आ जाए तो डेबिट होगा, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश, बट बच्चे ने बोला सर हमारे सर ने तो बोला था जहां परचेज देख लो वहां परचेज को क्या कर दो, डेबिट। बट ये नहीं सुना कि सर ने ये बोला था जहां बेटा गुड्स का परचेज हो वहां लिखना है परचेज, जहां कोई असेट्स होती है वहां उसका क्या लिखा जाता है, नेम लिखा जाता है। बट बच्चा बच्चा है, उसने तो एक ही शब्द सुना, क्योंकि वो बाकी टाइम फोन चला रहा था क्लास में, उसने सिर्फ ये सुना था परचेज आ जाए, तो परचेज हमेशा क्या होता है, उसने ये नहीं सुना किस चीज का परचेज, गुड्स। जब गुड्स का परचेज होता है तो परचेज डेबिट होता है बेटा, अगर कोई एसेट्स का परचेज होता है तो उसका नाम लिखा जाता है, समझो। तो ऐसी गलती को क्या मेरा अकाउंट्स, क्या मेरा लेजर ऐसी गलती को, सॉरी, क्या ऐसी गलती को मेरा ट्रायल बैलेंस पकड़ पाएगा, आंसर इज नो। तो बेटा इसी को हम कौन सी, हम इसलिए कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन अ पर्टिकुलर डे टू नो द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। तो जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है, प्लस माइनस की जो गलती होती है, उसको चेक करने के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। फिर लिख लो, क्या सिर्फ एक ही होता है, तो लिखो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, बताओ भाई। तो पहला लिखो, पहला तो आपने लिख लिया, टू नो द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, पहला तो यही है, टू नो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, पहला ऑब्जेक्टिव यही है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिखो, टू नो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। दूसरा क्या है सर, एक बात बता दूं, हम जब भी किसी कंपनी का ऑडिट करते हैं ना, हम मतलब मैं, ठीक है,
मैं जब एज ए ऑडिटर, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे सामने एक बैलेंस शीट आती है ना, मैं सबसे पहले लेजर से देखता हूँ, और लेजर से ही ना मुझे गलतियां पता चल जाती हैं। कैसे? अगर किसी एक्सपेंस का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ना, तो इसका मतलब पक्का लोचा है। मैंने कल भी बताया था ना, एक्सपेंस का हमेशा कौन सा बैलेंस होना चाहिए? डेबिट। अब मैंने देखा एक्सपेंस, अरे क्योंकि जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करते हो तो एक्सपेंस डेबिट होता है भाई, किसी असेट्स का क्रेडिट बैलेंस आ ही नहीं सकता है। बताओ डेटर्स का कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट, क्योंकि डेटर एसेट्स होते हैं। अगर किसी डेटर का क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा ना, मुझे डाउट होगा ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई, फिर मैं उसको चेक करूंगा। ऐसे किसी इनकम का डेबिट बैलेंस आ रहा होगा तो भी मुझे, कहने का मतलब क्या है ना, सेकंड है कि ट्रायल बैलेंस से आपको हेल्प मिलती है इन लोकेटिंग एरर। तो लिखो, सेकंड लिखो, हेल्प इन लोकेटिंग एरर। एरर को लोकेट करने में हमारी क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। हेल्प इन लोकेटिंग एरर, एरर को लोकेट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, कितने बच्चों को यहाँ पे पता है बैलेंस शीट पीएनएल? बहुत अच्छे। जिनको नहीं पता? पता है, नहीं पता बैलेंस शीट? हाँ हाँ, मतलब उसका पर्पस ये होता है मेन बनाने का, बट इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ और बेनिफिट दे जाता है वो। फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ अर्थमेटिकल एरर पता चलेगी, और कुछ एरर्स होंगे, जैसे मैंने बताया ना कि भाई एक तो अर्थमेटिकल एरर्स तो पता चलेंगे, बट कुछ और एरर भी पता चल सकते हैं आपको। जैसे मैंने बताया, कल मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था लेजर, तो मैंने बताया था असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। मतलब उनकी हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होती है, एक्सपेंस की भी डेबिट साइड ज्यादा होती है। रेवेन्यू और कैपिटल लाइबिलिटीज की हमेशा कौन सी साइड ज्यादा होती है? क्रेडिट साइड। तो ये मैंने बताया था। अब आप ट्रायल बैलेंस में देखोगे किसी असेट्स का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो तुम्हें पता चल जाएगा यार कुछ तो गड़बड़ है, असेट्स का तो क्रेडिट आना ही नहीं चाहिए, असेट्स का कौन सा बैलेंस आना चाहिए? डेबिट। तो मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के साथ कोई दो चार ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है, समझो? चलो पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, फिर एक कहानी सुना। तो पहला क्या लिखा आपने? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। दूसरा क्या लिखा? हेल्प इन लोकेटिंग एरर। तीसरा लिखो, हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। भाई फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हमारी क्या करता है ट्रायल बैलेंस? हेल्प करता है। कैसे करता है सर? जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में असेट साइड असेट्स लिखनी होती है, फर्नीचर कितने का है, मशीन कितने की है, गुडविल कितने की है। और जब हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं ना, याद करो पीएनएल अकाउंट जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है चैप्टर 2, सब नहीं पढ़ा है, दो चार बच्चों को छोड़ के, तो मैंने बताया था क्रेडिट साइड हम लिखते हैं हमारे पास टोटल रेवेन्यू कितना आया, फिर हम टोटल एक्सपेंस लिखते हैं, सैलरी कितनी है, रेंट कितना है, इंश्योरेंस कितना है, अदर एक्सपेंस कितना है। तो जो वो सब समरी मिलती है ना आपको, जो जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ट्रायल बैलेंस। अगर आप ठीक है, नहीं आया बेटा, नोट्स उठाना, थर्ड पेज में पहला टॉपिक उठाना। ठीक है, आ जाओ। तो क्या लिखा आपने थर्ड में? क्या लिखा? फोर्थ लिखो बेटा, समरी ऑफ ईच अकाउंट। समरी ऑफ ईच अकाउंट। हर एक अकाउंट की क्या है बेटा? ये समरी है। समरी ऑफ ईच अकाउंट, हर एक अकाउंट की समरी है। समरी ऑफ ईच अकाउंट का मतलब कि भाई हमें हर एक अकाउंट की समरी मिल जाती है, समझो ना। तो ट्रायल बैलेंस के चार ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस बनाने से अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है। नंबर 2, हेल्प इन लोकेटिंग एरर। नंबर 3, हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। और नंबर 4, समरी ऑफ ईच अकाउंट। बेसिकली इट्स अ समरी ऑफ ईच अकाउंट, क्योंकि लेजर के बाद ना हर एक अकाउंट का जो फाइनल आता है वो वहां पे लिख दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसके फॉर्मेट पे आते हैं। सर इसका फॉर्मेट कैसा है? बहुत सुंदर सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मेट है इसका। देखो ध्यान देना, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, है ना। सबसे पहले पर्टिकुलर होता है, यहाँ डेबिट अमाउंट लिखा जाता है और यहाँ क्रेडिट अमाउंट। सीरियल नंबर भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में। अब जरा, बट इतना ही लिखना है आपने। ठीक है, इधर ध्यान देना। अब आपको देखना है क्या कहते हैं, किन किन असेट्स का क्या क्या बैलेंस है। ठीक है, पर्टिकुलर की जगह हेड ऑफ अकाउंट लिख सकते हो आप। ठीक है, इधर ध्यान देना। तो सबसे पहले आपने असेट्स को लिखना है। बताओ असेट्स कौन सी साइड लिखोगे? डेबिट साइड। फिर एक्सपेंसेस को कौन सी साइड लिखोगे बेटा? सर एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड, क्योंकि असेट्स और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं?
अगर वो क्रेडिट हो रहे होंगे तो मैं सोचूंगा ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। अच्छा, कैपिटल कौन सी साइड लिखी जाएगी बेटा? कैपिटल। रिवेन्यू कौन सी साइड लिखे जाएंगे? क्रेडिट। और लाइबिलिटीज कौन सी साइड लिखी जाएगी? क्रेडिट। और उसके बाद आप बताओ डिस्काउंट अलाउड कौन सी साइड लिखा जाएगा? सोच के बताना जरा। सर डेबिट साइड क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड आपका क्या होता है? एक्सपेंस। अभी तो बताया था ऊपर, एक्सपेंस कौन सी साइड लिखे जाते हैं? डेबिट साइड। हाँ, LF है ना, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है, बुक में दिया इसलिए दिया। ठीक है, आगे देखना। डिस्काउंट रिसीव बताओ क्या होगा भाई? डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि सर डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये 5 चीजें आपको पता है तो आगे तो यही 5 चीजों के मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। बेसिकली असेट्स और एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में कौन सी साइड आएंगे? डेबिट साइड। रिवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटी कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट साइड। अब आप बताओ मुझे, परचेज कौन सी साइड आएगा बेटा? परचेज आएगा डेबिट साइड। सेल्स कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड, है ना। अब आप बताओ बेटा, परचेज रिटर्न कौन सी साइड आएगा? परचेज रिटर्न आएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्या होता है? बताओ, सेल्स रिटर्न कौन सी साइड आएगा? सेल्स रिटर्न आएगा डेबिट साइड, है ना। तो इस तरीके से आपका अगर दोनों साइड का टोटल मैच हो गया तो इसका मतलब आपका आपके लेजर में कोई गलती, अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ अर्थमेटिकल एरर किया हुआ है। ट्रायल बैलेंस का टोटल ऑलवेज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसमें हमने कोई ना कोई क्या करी है बेटा? गलती करी है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो सर ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो कि एक पर्टिकुलर डे को बनता है टू नोट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। फिर इसमें हमने बताया, इसका फॉर्मेट आपको बता दिया हमने कि ऐसे बनता है। अगर दोनों साइड का आपका टोटल मैच हो रहा है इसका मतलब आपका आंसर सही है, आपने कहीं कोई एरर नहीं किया। अगर एक जगह कुछ होगा तो मैच नहीं होगा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ठीक है, एक बार इस फॉर्मेट को नोट करो फिर क्वेश्चंस करते हैं सीधा। तो कोई मुझे देगा कल का क्वेश्चन? चलो कोई नहीं। कल मैंने आपको क्या बनवाया था बेटा? सबसे पहले मैंने आपको जर्नल बनवाया था, जर्नल के बाद फिर मैंने आपको लेजर बनवाया था। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, मेरे पास ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना, मैं सिर्फ बोल दूंगा, शायद कैमरा इतना फोकस ना कर पाए। देखो, सबसे पहले मैंने कैश का लेजर बनाया था, याद करो कैश का लेजर बनाया था, और कैश का बेटा बैलेंस सीडी आया था 1,14,000। कैश का बैलेंस सीडी कितना आया था? तो बेटा कैश का मैं डेबिट साइड लिख दूं बैलेंस 1,14,000। देखो, जो आप लेजर का बैलेंस बचता है ना वही ट्रायल बैलेंस में लिखा जाता है। तो मेरा कैश का कितना बैलेंस बच रहा था? 1,14,000। अब कैश क्या होता है मेरे लिए, असेट्स या लायबिलिटी? सर असेट्स होता है, तो इसलिए मैंने कौन सी साइड लिख दिया? डेबिट साइड। ऐसे बेटा अगर आप देखोगे तो आपका कैपिटल का बैलेंस आ रहा था 1 लाख, तो कैपिटल का बैलेंस आप कौन सी साइड लिखोगे बताओ? 1 लाख, क्रेडिट साइड। तो आपने कैपिटल का बैलेंस लिख दिया कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। थर्ड पे आपने कौन सा बनाया बताओ? परचेज। परचेज का बैलेंस कितना आ रहा है बताओ भाई? बताओ परचेज क्या, एक्सपेंस या इनकम? एक्सपेंस। तो कौन सी साइड बनेगा बताओ बेटा? डेबिट। कितना? 50,000। नेक्स्ट क्या है सर? सेल्स। सेल्स का बताओ कौन सी साइड आएगा? कितना? 80,000। नेक्स्ट बताओ सर, नेक्स्ट क्या था हमारा? सैलरी। नहीं, पहले राम था सर, राम था, बट राम के बैलेंस, राम का कोई बैलेंस नहीं था, जीरो था। तो क्या यहाँ आएगा वो? आंसर इज नो। जिसका कोई बैलेंस नहीं वो यहाँ ट्रायल बैलेंस में, जब लिखा हम लिख ही रहे हैं क्या ट्रायल, जिस लेजर का कोई बैलेंस है उसी को तो लिखेंगे ना। राम का क्या बैलेंस है? जीरो। फिर आ रहा है सर क्या? सीता। तो सर सीता का बैलेंस आ रहा है कितना? 10,000। तो सीता को हम सेल कर रहे हैं, तो सीता डेटर है क्रेडिटर है? तो कौन सी साइड आएगा सीता का बैलेंस? डेबिट साइड। क्यों सर? सर सीता को अगर आप सेल कर रहे हो तो सीता आपकी डेटर्स है, और डेटर क्या होता है बेटा? असेट्स, और असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट बताओ, सीता के बाद क्या है? सैलरी।
सैलरी कितनी है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड आएगा 5000, है ना। नेक्स्ट क्या है सर बताओ, सैलरी के बाद डिस्काउंट रिसीव, बताओ डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, असेट्स या इनकम, इनकम, तो ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव कितना है 1000, बैलेंस जो बैलेंस होता है, हाँ सीडी का जो मतलब हर लेजर का जो बैलेंस होता है वो लिखा जाता है। अगर किसी बैलेंस का कोई लेजर का कोई बैलेंस नहीं है, जैसे राम का कोई बैलेंस नहीं था तो हमने नहीं लिखा। नेक्स्ट क्या बताओ, रेंट है, कितना था 2000, तो डेबिट साइड लिखेंगे रेंट 2000। और बताओ सर कोई और तो नहीं था बेटा, बैलेंस सीडी, इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूँ, बैलेंस टोटल नहीं, क्या लिखते हैं, इसीलिए तो समझा रहा था कैश का बैलेंस क्या आया करके, समझ रहे हो ना। जो बैलेंस है, अगर किसी का कोई बैलेंस नहीं आ रहा तो उसको लिख ही नहीं रहे हम। तो बताओ अगर ये मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपका सही है, नहीं तो आपका गड़बड़ है। चेक करें जरा, 181 तो इधर का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का, अब इधर का भी इतना ही आना चाहिए, 150, 164, 174, 179, 181 मैच हो रहा है हमारा। देखो भाई इसका मतलब कल हमने जो लेजर बनाया था ना वो सही था, उसमें कोई अर्थमेटिकल एरर, दोनों साइड का टोटल हमेशा ट्रायल बैलेंस का क्या होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आप बुक निकालो, मतलब लास्ट क्लास जो थी ट्यूसडे वाली, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा। बेटा टर्म 2 में तो कुछ और ही आएगा बेटा, बदल जाएगी अकाउंट्स टर्म 1 के बाद। टर्म 1 के बाद ऐसा चेंज आएगा ना बेटा, तेरी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा क्योंकि बिल्कुल टॉपिक्स बदल जाएंगे हमारे। ये तो बेटा तुम बुक कीपिंग काम कर रहे हो राजेश वाला, अभी जो तुम काम कर रहे हो पता है किसका कर रहे हो, जो राजेश बैठता है बाहर, फिर आओगे सर मेरे लेवल पे। तो टर्म 1 में आप पढ़ रहे हो बुक कीपिंग, एक्चुअल अकाउंटिंग में आप कब आओगे। और मैंने बताया था ना बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत, यहाँ तो इतना शॉर्टकट बता रहा हूं मैं, परचेज डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा। पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ने का कोई सोल्यूशन नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ अभी से पढ़ लो। अब कोने में चला मैं जिए फोन चलाने के लिए, तेरे से नहीं बोल रहा हूँ, तेरे से बोल रहा हूँ, तेरे से नहीं बोल रहा हूँ, तेरे से बोल रहा हूँ, तेरे से नहीं तेरे से, ठीक है। चलो सोच रहे ना किससे बोल रहा हूँ। आ जाओ भाई, एक बच्चा हमारा, इसकी अरदास है कि सर क्वेश्चन नंबर 12 करा दो, चाहे कुछ कराओ मत कराओ। ये क्वेश्चन नंबर 12 तुम खुद करोगे, पेज नंबर 14.26 तुम मुझे बता दोगे। देखो 0.26 भाई ट्रायल बैलेंस लेजर का पार्ट है, मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे। मैंने ये जो तुम्हें किससे बनवाया, ये जो मैंने तुम्हें लेजर बनवाया कि सॉरी ट्रायल बैलेंस बनाया किससे बनवाया, तो लेजर का पार्ट है, बट उसके क्वेश्चन उन्होंने अलग से दे रखे हैं पीछे एक 14 चैप्टर के नाम से 26 है। देखते हैं फिर। करेक्ट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, बेटा ये जो ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है ये इसको आपने क्या करना है सर, करेक्ट करना है। सर ये तो सही है, इधर का भी 798,600 आ रहा है, इधर भी 798,600 आ रहा है, बट फिर भी हमें क्या करना है इसको, तो हम डेबिट साइड से उठाते हैं। ओपनिंग स्टॉक बेटा बिल्कुल सही है, ओपनिंग स्टॉक हमेशा डेबिट साइड ही आता है। अभी बताता हूँ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, कुछ बात अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसने सीधा 12th क्वेश्चन पूछ लिया तो इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बताता हूँ। रिटर्न आउटवर्ड, सर रिटर्न आउटवर्ड किसे बोलते हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। एक बात बताओ, परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है, तो सर ये परचेज रिटर्न कौन सी साइड आना चाहिए, इस बंदे ने कौन सी साइड लिखा है, सही लिखा है गलत लिखा है, तो आपको इसको कौन सी साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड। इसका मतलब ये बुक में क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट बताओ, सैलरीज, सैलरीज क्या होती है, एक्सपेंस, तो कौन सी साइड आएंगी, इसका मतलब सही है। क्रेडिटर्स बताओ, क्रेडिटर कौन सी साइड, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अभी तक कितनी गलतियां पता चल गई, दो। पहली क्या है, रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट साइड आना था, और क्रेडिटर को भी कौन सी साइड आना था, बताओ। बैंक क्या होता है सर, कैसे,
भाई बैंक तो बैंक है, अगर वो ले रहे हैं तो लोन कहलाएगा ना बेटा। अगर सिर्फ बैंक लिया है तो मतलब बैंक का बैलेंस है, असेट्स है। अगर वो लिख रहा है बैंक लोन, तो तुम जो सोच रहे हो वो होगा। तो यहाँ बैंक असेट्स है, कौन सी साइड आएगा? तो मतलब सही है। कैरेज इनवर्ड बेटा एक्सपेंस होता है, तो ये भी डेबिट सही है। रेंट रिसीव्ड क्या होगा बताओ? क्रेडिट, क्योंकि ये तो इनकम है ना रेंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट सही है। परचेज बिल्स पेबल बताओ क्या होगा? तो इसका मतलब डेबिट साइड लिखा है। तो चार गलतियां हैं, कौन कौन सी सर? रिटर्न, आउटवर्ड, क्रेडिटर्स, रेंट रिसीव्ड और बिल्स पेबल, ये जो सब डेबिट साइड लिखे हैं, कौन सी साइड लिखने चाहिए थे? क्रेडिट साइड। अब आ जाओ क्रेडिट बैलेंस देख लेते हैं। वाह, डेबिटर कौन सी, डेटर कौन सी साइड आने चाहिए? डेबिट साइड आने चाहिए, तो गलत लिखा है। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है भाई? देखो, चाहे कैरेज इनवर्ड हो चाहे कैरेज आउटवर्ड हो, समझा देता हूं क्या होता है कैरेज। भाई पार्ले जी की फैक्ट्री है, पार्ले जी की फैक्ट्री है सपोज बहादुरगढ़ में, सपोज क्या है बहादुरगढ़ में, है ना। अब पार्ले जी, भाई पार्ले जी बिस्किट बनते हैं ना, तो उसमें आटे का इस्तेमाल होता है। और आटा जो चावल है ना, सॉरी जो वो गेहूं है, वो पंजाब से आता है। तो रॉ मटेरियल पंजाब से कहाँ लाना पड़ता है? हरियाणा बहादुरगढ़। तो पता चले कि ट्रक वाले ने 10,000 लिए। अब पार्ले जी बन गया वहां। अब पार्ले जी बहादुरगढ़ वाले ही थोड़ा ना खाएंगे, तमिलनाडु वाले भी खाएंगे, आसाम वाले भी खाएंगे, दिल्ली वाले भी खाएंगे। तो वहां से जो रॉ मटेरियल के बाद जो फिनिश गुड्स बना है, तो उसको दोबारा ट्रक्स में भर के पूरे इंडिया में सप्लाई किया जाएगा। तो जो आपने रॉ मटेरियल खरीदते समय जो किराया भाड़ा दिया, उसे बोलते हैं बेटा कैरेज इनवर्ड। और जो आपने गुड्स को बेचने के टाइम पे किराया भाड़ा दिया, उसे क्या बोलते हैं? कैरेज। तो दोनों ही आपके लिए क्या है बेटा? इनवर्ड आउटवर्ड से हमें क्या मतलब है? दोनों हमारे लिए तो खर्चे ही है ना। तो दोनों ही कौन सी साइड आएंगे? डेबिट साइड। बेटा कैपिटल सही है, बिल्कुल सही है। क्रेडिट साइड ही तो आती है कैपिटल। अब बताओ बताओ, इतना बढ़िया। मशीनरी कौन सी साइड आनी चाहिए? तो ये गलत है। रिटर्न इनवर्ड कौन सी साइड आना चाहिए? सेल्स रिटर्न। सर सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट। रिसीव्ड है ना, इनकम है, सही है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड आपके लिए इनकम होती है, क्रेडिट सही तो है फिर। ट्रेड एक्सपेंस, भाई जैसे एक्सपेंस आ गया तो एक्सपेंस तो क्या होना चाहिए था? डेबिट। सेल्स बिल्कुल सही है, क्रेडिट होना चाहिए। और बिल्डिंग क्या होगा बेटा? डेबिट होगा। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह? ध्यान से सुनना। मैं वैसे ये चीज मैं अभी उठाना नहीं चाहता था, बट फिर भी मैं उठा रहा हूँ। ये माउस मैंने 100 रुपए का खरीदा, तो भाई इस पे 5 रुपए जीएसटी लगता है। तो मैं एंट्री मैं गवर्नमेंट को टोटल मैं कितने रुपए पे करूंगा जिससे मैंने खरीदा? 100 रुपए प्लस 5, 105 रुपए। ये मैंने परचेज के टाइम पे दिया मैंने। अब इसी माउस को मैं क्या करूंगा? मैंने तो बेचने के लिए खरीदा है, फिर इसी 100 रुपए के माउस को मैं 150 रुपए में बेच देता हूँ, है ना। और 5% जीएसटी है। तो मुझे कितने, मैं सामने वाले बंदे से कितने रुपए कलेक्ट करूंगा जीएसटी? 7.5। और 157.5 मैं सामने वाली पार्टी से लूंगा। अब सवाल उठता है कि मैं गवर्नमेंट को कितने रुपए जमा कराऊंगा? नहीं, 7.5 -5, मैं गवर्नमेंट को 2.5 रुपीज जमा कराऊंगा। भाई जीएसटी आया ही इसलिए बेटा, अगर आपकी मैम ने ये बोला है ना जीएसटी खर्चा होता है, जीएसटी लाया ही इसलिए गया ताकि कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाए हमारा। हमारा पहले टैक्स पे टैक्स लगता था, अब टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है। अब देखो मेरे लिए खर्चा 100 रुपए है, मेरे लिए खर्चा 105 नहीं है। मैं 105 रुपए पे कर रहा हूं, बट 5 रुपए को मैं एज एसेट्स मान रहा हूं, क्योंकि उस 5 रुपए को जब मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा ना जीएसटी, उसका मैं क्रेडिट ले लूंगा। जीएसटी लाने का पर्पज ही यही था, ताकि क्रेडिट मिल सके उसका। टैक्स अगर हमें आगे जाके उसका फायदा मिलना है तो जाहिर सी बात है एसेट्स है। आज मैं 5 रुपए पे कर रहा हूं, देखो ना, फ्यूचर में मुझे गवर्नमेंट को कितने रुपए पे करने थे बेटा? 7.5 पे करने थे ना। तो एक तरीके से वो असेट्स का इस्तेमाल नहीं करा मैंने बोला मैंने उस टाइम पे करे देखो 5 रुपए। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हाँ तूने 5 रुपए। देखो आप नॉर्मल की बात मत करो फिर मेरे से, आप बिजनेसमैन के तौर पे बात करो। तुम अपने घर की बात मत करो। मैंने मैगी खरीदी तो जीएसटी पे करा, तो खर्चा है तुम्हारे लिए वो, क्योंकि तुम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो। मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? बिजनेसमैन की। भाई मेरे लिए जीएसटी खर्चा है, क्योंकि मैं उसका क्रेडिट थोड़ा ना ले सकता हूँ। मैं मार्केट से 10 रुपए की मैगी खरीद के लाया, उसमें 2 रुपए का जीएसटी था, 12 रुपए दिए मैंने।
तो मैं ये थोड़ा ना बोलूंगा दो गवर्नमेंट को 2 रुपए का मैं क्रेडिट लूंगा, आई एम अल्टीमेट यूजर, मैं किसी का क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ, तो मेरे लिए जीएसटी खर्चा है। बट हम अकाउंट्स हम अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के लिए खर्चा नहीं होता जीएसटी, आप बोल सकते हो। किसका क्या एक्सपेंस? हाँ हाँ बिल्कुल एसेट्स होगा, क्योंकि उसका मैं क्रेडिट लूंगा बाद में। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने सीए की सर्विस ली 1 लाख रुपए की और उस पर जीएसटी पे करा, तो मैं उसका क्रेडिट लूंगा, गवर्नमेंट को बोलूंगा भाई साहब सीए साहब की सर्विस ली, इसमें इतना जीएसटी था, पूरा रिकॉर्ड जाता है गवर्नमेंट के पास एक एक। हाँ हाँ मैं 2.5 जमा कराऊंगा। नहीं देखो क्यों, मैं अपना देखूंगा ना, मैंने कितने में खरीदा था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ दूसरे का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने प्रोडक्ट कितने में खरीदा था और उस पर 5 रुपए का बिल में जीएसटी लग के आया था मेरे पास, मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना। मुझे 5 रुपए का जीएसटी पे करा है क्योंकि इस बिल में 5 रुपए जीएसटी लगा है। भाई गवर्नमेंट के पास मैं 1 तारीख को ये डिटेल दे दूंगा, भाई साहब मैंने एक माउस खरीदा है मिस्टर एक्स से 100 रुपए का, उस पर 5 रुपए जीएसटी पे करा है, पता कर लेना चाहे तो। आजकल भाई इसीलिए तो आया ऑनलाइन पोर्टल, और एक्स भी बता, जिससे मैंने खरीदा है ना वो भी बता देगा, हाँ भाई मैंने विपिन को एक माउस बेचा है 100 रुपए का और उस पर 5 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया है, तो दोनों जगह से ट्रांजेक्शन मैच हो जाएंगी मेरी। फिर मैं गवर्नमेंट को बोलूंगा हाँ भाई मैंने ये माउस जो तुझसे खरीदा था ना वो शाम को बेच दिया 105 रुपए में, 157 रुपए में जीएसटी के साथ, तो बोलेगा। तो ऐसे पूरा मैच होता है, रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं पूरे। इसलिए तो हर बंदे को अपनी जीएसटीआर 1 और 2 भरना पड़ता है बेटा। 1 में हम डिटेल देते हैं हमने किसको किसको सेल करा, और 2 में डिटेल देते हैं हमने किससे किससे परचेज किया, तो वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है गवर्नमेंट के पास। मोदी जी हैं ये, छोड़ते नहीं है 1 रुपए, नहीं तो ईडी सीबीआई बगल में बैठी रहती है। ठीक है आ जाओ। इनपुट जीएसटी क्या होता है बेटा? असेट्स। और आउटपुट जीएसटी क्या होता है? आपको सिर्फ इतना याद रखना है। देखो भाई ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है, डेबिट साइड आता है ना, और क्लोजिंग स्टॉक असेट्स होता है, भाई साहब ये भी डेबिट साइड आता है। वाओ, दोनों का पर्पज अलग अलग है। अब एक बात बता दूं तुम्हें, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, अब ओपनिंग स्टॉक के तो एक ही इफेक्ट होता है, बट क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट होते हैं, ये क्रेडिट साइड भी आता है। ओपनिंग स्टॉक दोनों जगह आता है, पर ऐसा होता नहीं है। देखो ये एक्रूड एसेट्स, एक एक्रूड इनकम पड़ा था ना, इनकम ड्यू, बट ये क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो ड्यू तो हो गया, बन तो गया है, पर अभी तक बिका नहीं है, तो एसेट्स है, बन गया है तो इनकम भी है। तो क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा फॉर द टाइम बिंग आप बस नोट कर लो, इस पर हम चर्चा और आगे करेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात नहीं है? अच्छा चलो अब इसे नोट कर लो, फिर एक बात और लास्ट बात बताता हूँ मैं आपको इस चैप्टर की। क्या नाम है तेरा? आर्थव। पूरा नाम बताओ। गुप्ता जी। आ जाओ, एग्जाम्पल दूंगा, कोई बुरा तो नहीं मानेगा? ठीक है बेटा, इसीलिए तो तेरे से बोलता हूँ मैं, अच्छा बच्चा, तो इससे बोलूंगा ये बुरा मान जाए, इससे बोलूंगा बुरा मान, वो बुरा मान, वो बुरा मान, इसीलिए बेटा तेरे से बोल, तू बुरा मानेगा? बुरा मान रहा है? ठीक है, चलो फिर। भाई साहब के घर एक कार्ड आया, कार्ड में लिखा था मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता विद फैमिली। शादी का कार्ड आया गुप्ता जी के घर, इसने कार्ड देखा, ओके 3 तारीख को शादी है, भाई ने कार्ड देखा, कार्ड फेंक दिया साइड में, है ना, एटीट्यूड है भाई का, स्वैग, है ना। 3 तारीख आई शादी वाले दिन, मम्मी भी तैयार हो रही है, पापा भी तैयार हो रहे हैं, भाई बहन सब तैयार हो रहे हैं, गुप्ता जी एकदम चौड़ में है। मम्मी ने बोला बेटा तैयार हो जा, शादी में जाना है, बात ही नहीं करनी भाई को गुस्से में है, बोला मैं नहीं हो रहा हूँ। पूछा गया भाई से, फिर क्या दिक्कत है सर, आप क्यों नहीं जा रहे हो शादी में? भाई गुस्सा हो गया, बोला कि इस पे मेरा नाम लिखा है जो मैं जाऊंगा।
भाई बात तो सही है गलत है? भाई ने बोला मेरा नाम ही नहीं लिखा है इसमें, मैं क्यों जाऊं शादी में, तो आपको बुलाया मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता आप जाओ, मेरा नाम तो लिखा ही नहीं है इसमें। मम्मी ने फोन लगाया सीए साहब को, मैं गया खींच के इसको एक थप्पड़ मारा। मैंने बोला बेटा क्या लिखा है ये, अगर विथ फैमिली लिख दिया तो तुम इंक्लूड हो या नहीं हो, तो क्या फिर अलग से नाम लिखने की जरूरत है? भाई ये जब लिख दिया मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता विद फैमिली, तो इसका मतलब आप इसमें ऑलरेडी क्या हो, तो आपको अलग से कोई आइडेंटिटी देने की जरूरत। तो सर ये एक ऐसा ही टर्म है बेटा हमारे यहाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या मतलब होता है? गुड्स को बनाने की कॉस्ट। इसका एक फॉर्मूला होता है बस अभी फॉर द टाइम भी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस। अब जब अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया ना, तो इसका मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड, और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी क्या है, एक्सक्लूड, माइनस। तो क्या दोबारा ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत है क्या? ध्यान से समझना, अगर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, इट मींस इसमें ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है बेटा? तो पता है इसमें कितने इफेक्ट का, ओपनिंग स्टॉक का भी कवर हो गया, परचेज का भी इफेक्ट कवर हो गया, और ये वाला इफेक्ट भी इसमें कवर हो गया। तो अब आपको क्या ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा क्या परचेज लिखना पड़ेगा? नहीं, बट क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट होते हैं? एक इफेक्ट तो यहां कवर हो गया, बट दूसरा वाला इफेक्ट, तो एक डेबिट साइड आपको एक इफेक्ट लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये वही है बेटा, पूरा परिवार है, ये परिवार का नाम है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक फैमिली है। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, तो आपको फिर अलग से ओपनिंग और परचेज और क्लोजिंग स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है। बट क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट होते हैं? एक इफेक्ट ही तो कवर हुआ, दूसरा इफेक्ट आपको अभी भी कौन सी साइड लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड। तो आप इसको नोट कर लो, और फिर इसके बाद इसका एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन देख लेते हैं। वो तो चला जा बेटा, तू बढ़िया कपड़े पहन, शादी में जा, नमस्ते आंटी कैसे हैं आप, पहचाना नहीं? ठीक है, पहचानोगे भी नहीं क्योंकि मैं लड़के वालों की साइड से हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो कौन पूछ रहा है यार, सब जाते हैं शादियों में, मैं नहीं जाता हूँ बस। आ जाओ भाई, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। प्रिपेयर द करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक्स। बता रहे हो कुछ गलतियां हैं, तो उस गलतियों को हमें क्या करना है बेटा? सुधारना है। अच्छा, एडजस्टेड परचेज मतलब ये भी लिख लो भाई, एडजस्टेड परचेज का मतलब सेम होता है, बस सेम यही है, एडजस्टेड परचेज भी यही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नहीं किसमें? देखो अब मैं तुम्हें सही बताऊं, यही काम अगर हम कर देते ना तो बच्चा डाउट करने लगता है हम पे। अब आप देखो नीचे और ऊपर दोनों ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में डिफरेंस, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बुक वाले ने है ना भाई, यही तो टीचर के लिए समस्या होती है। मैं कुछ अलग कर दूंगा ना, बच्चा बोलेगा सर बुक में ये लिखा है, जैसे मैंने एलएफ नहीं लिखा एकदम टोक दिया इसने, सर एलएफ। तो सर मैं आपको बताऊं, कई चीजों में लिबर्टी होती है, क्योंकि आज की डेट में ऑनलाइन अकाउंटिंग होती है, सारी चीजें आपके सामने बन के आती है। देखो ना यहीं पे तुम देख लो, ऊपर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बुक है, ये तो बुक वाला है इसलिए तुम मान रहे हो। अगर मैं कर देता ना ऐसा भाई साहब, आधे बच्चे जान ले लेते मेरी, सर मेरी मैडम ने मार्क्स काट लिए तो आप जिम्मेदार हो, है ना? अरे ये वाला लिख के आना जो मैंने लिखवाया, ये वाला, यही वाला चलता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है। चलो बाकी बुक वाला है, कुछ भी कर सकता है। देखो एडजस्टेड परचेज वही है, फॉर्मूला सेम, बस एक छोटा सा डायरेक्ट एक्सपेंस का, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और होते हैं यहाँ सीओजीएस में, वो अभी मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। तो एडजस्टेड परचेज दे रखा है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो क्या ओपनिंग स्टॉक दोबारा लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे? ठीक है, तो तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखेंगे बेटा, डेबिट साइड लिखेंगे? अभी तो बताया था डेबिट साइड लिखेंगे, तो इसका मतलब एडजस्टेड परचेज डेबिट, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड नहीं लिखेंगे, कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। डेटर्स, भाई साहब डेटर्स इसने क्रेडिट साइड लिख रखे हैं, कैसा क्वेश्चन है ये?
डेटर्स कौन सी साइड आएंगे? क्रेडिटर बिल्कुल सही लिखा है। फिक्स असेट्स ये भाई साहब क्रेडिट साइड लिख रहा है या डेबिट साइड लिख रहा है? सही लिखा है फिक्स असेट। ओपनिंग स्टॉक लिखा तो सही है, पर लिखा जाएगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में आ गया है। एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखा जाएगा, सेल्स क्रेडिट साइड, ठीक है। कैपिटल डेबिट साइड लिखा है बेटा, ऐसा कौन सी साइड लिखा जाएगा? तो मुझे नहीं लगता ट्रायल बैलेंस में किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। अब बताओ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो बेटा, मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत। हाँ बेटा बोलो।